हेलो, गुड मॉर्निंग बालकों। आपके कक्षा 12 12th आर्ट्स में जो आपका सिलेबस है उसमें दो बुक है। एक बुक जो आपके वो है आपके समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी बुक है वो आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति। इन दो बुक में आपके जो प्रथम बुक है उसमें विश्व राजनीति व्यवस्था के बारे में देखा है, शीत युद्ध है या उसके बाद की जो घटनाएं हैं, और दूसरी है उसमें भारत के समक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसका जो आपके विवरण दिया गया है। तो जो प्रथम बुक है आपके समकालीन विश्व राजनीति, इस बुक की बात करें तो इस बुक में आपके पहला लेसन आता है आपके शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, तो देखो आपके शीत युद्ध के दौर को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रथम और द्वितीय जो आपके विश्व युद्ध हुए थे उनमें जाना होगा। पहला जो आपके विश्व युद्ध हुआ था वो आपके 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के जो प्रमुख नगर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर आणविक बम गिराए जाने के साथ ही यह समाप्त हुआ। इसके बाद में शीत युद्ध का दौर जारी हो गया। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान पर आणविक बम गिराए जाने से के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ही शीत युद्ध का प्रारंभ है। और शीत युद्ध या यूं कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से के बाद का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वही आपके समकालीन राजनीतिक व्यवस्था कहलाता है या समकालीन राजनीतिक विचारधारा कहलाता है। तो विश्व की जो समकालीन राजनीति है वो आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं हैं जो 1945 से लेकर के वर्तमान तक की है। अब बात यह आती है कि शीत युद्ध क्या है। तो देखो आपको शीत युद्ध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1945 या उससे पहले जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक है। तो देखो आपके इसे प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो गुट बने हुए थे यूरोप में। एक तो आपके सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका, इन चार देशों का एक गुट था और इनके अन्य जो सहयोगी थे इस गुट को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा गया? मित्र राष्ट्र कहा गया। इधर दूसरी ओर इस गुट से मुकाबला करने के लिए, इस गुट का सामना करने के लिए इस गुट के विरुद्ध में दूसरा गुट था जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली, जापान जो आपके दूरी राष्ट्र कहलाते हैं, केंद्रीय शक्तियां कहलाते हैं। दूरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां कहलाते हैं। तो देखो आपके प्रथम विश्व युद्ध जो हानि हुई उसके बाद में भी जो आपके इन राष्ट्रों ने सबक नहीं लिया और तो 20 वर्ष के अंतराल में ही दूसरा जो आपके विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया जो 1939 में प्रारंभ हुआ। ये विश्व युद्ध जो आपके मित्र राष्ट्रों और दूरी राष्ट्रों के मध्य हुआ। हालांकि इनके अन्य जो सहयोगी देश थे वो भी इसमें शामिल थे। दूसरा जो विश्व युद्ध है यूरोप महाद्वीप से बाहर निकल करके एशिया महाद्वीप से भी कई क्षेत्रों में फैला। बाहर के जो है उत्तरी प्रांत थे आपके इधर जापान था और जो आपके यूरोप के जो देश थे उनके जितने उपदेश थे उनमें कमोबेश इसका प्रभाव रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप महाद्वीप में नहीं लड़ा गया, यूरोप महाद्वीप के बाहर अन्य जो महाद्वीप थे उन महाद्वीपों पर भी जो है इस युद्ध का प्रभाव रहा। ये उन क्षेत्रों में भी कमोबेश जो है चलता रहा। जो भी कह सकते हैं कि जैसे आपके ब्रिटेन और फ्रांस के जो उपनिवेश थे उन उपनिवेशों में भी जो आपके ब्रिटेन और फ्रांस से की जो शक्तियां थी या शासक वर्ग था उनके बीच में ये
संघर्ष हुआ। देखो आपके मैंने आपको बता दिया कि मित्र राष्ट्र हमेशा याद रखना है सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। दूरी राष्ट्र केंद्रीय शक्तियां आपके जो है जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली, जापान ये केंद्रीय शक्तियां थी, ये दूरी राष्ट्र थे। इन्हीं के बीच में आपके दो विश्व युद्ध लड़े गए थे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए थे। अब देखिए आपके कि 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने दिल दहलाने वाला कार्य किया था, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को दहला देना, कष्ट पहुंचाने वाला कार्य किया था। इसमें बड़ी जो आपके जन और धन की हानि हुई थी और ये हानि विश्व को उठानी पड़ी थी, बता दिया मैंने। आपके दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध था वो इससे भी ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ, पहले से भी ज्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ। और इसी युद्ध का अंत जो आपके कैसे हुआ था 1945 में जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में दो बम गिराए गए, एक तो लिटिल और दूसरा आपके फैटमैन। अमेरिका द्वारा इस नाम के दो जो आपके आणविक बम गिराए गए, उन्हीं से जो आपकी इस युद्ध की समाप्ति हुई और इसी समाप्ति से जो आपके शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। देखो आपके अमेरिका ने जो आणविक बम गिराए उनका युद्ध सोवियत संघ और उसके समर्थकों ने क्या किया, विरोध किया, उसकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने आणविक बम गिराए उस समय जापान इस बात के लिए तैयार हो गया था कि वो युद्ध समाप्त करना चाहता है। तो आलोचकों का कहना था कि जब जापान युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हो गया तो अमेरिका ने आणविक बम क्यों गिराए और उसके यहाँ पर जनहानि हुई, वो क्यों की? दूसरी ओर समर्थक ये भी मानते थे, जो सोवियत संघ के आलोचक, संयुक्त राज्य अमेरिका के आलोचक थे और सोवियत संघ के समर्थक थे, वो ये भी मानते थे कि अमेरिका आणविक बम गिरा करके और रूस को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही विश्व में एक महाशक्ति है। दूसरी ओर रूस का भी ये मानना था, सोवियत संघ का, रूस मीन्स सोवियत संघ का भी ये मानना था कि अमेरिका जो है आपके आणविक बम गिरा करके सोवियत संघ को आर्थिक और राजनीतिक आधार पर नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए उसने आणविक बम गिराए। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का ये आणविक बम गिराने के पक्ष में कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका आणविक बम गिरा करके और युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहता था, ताकि जो सहयोगी राष्ट्र है उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। कुछ भी हो, इन आणविक बमों के जो परिणाम हुए, उन्होंने जो है विश्व में दो महाशक्तियों का निर्माण किया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन ये दो महाशक्तियां इनके बीच में वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया, दोनों के बीच में वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और सोवियत संघ में महाशक्ति बनने की होड़ शुरू हो गई और इसी होड़ को शीत युद्ध कहा जाता है। महाशक्ति बनने की जो होड़ शुरू हो गई, उसी होड़ को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार शीत युद्ध जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में सीधा युद्ध न होकर के एक विचारधारा का युद्ध था, एक जो आपके अपने आप को शक्तिशाली बताने का की होड़ थी। इसके अलावा देखें आपने तो देखो आपके शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई, सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद में। हालांकि जो आपके शीत युद्ध है, इस शीत युद्ध के दौरान दोनों जो महाशक्तियां थी ये अपने निकटवर्ती देशों को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में सम्मिलित करना चाहती थी, ताकि अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। तो एक तरह से ये गुटबाजी का दौर था। शीत युद्ध क्या था, एक जो है एक तरह से गुटबाजी का दौर था, जिसमें एक गुट अपने गुट में की या अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, दूसरा गुट दूसरे जो नव स्वतंत्र देश थे उनको अपने में सम्मिलित करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। दूसरी ओर कहा जाए तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था। एक गुट पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, दूसरा गुट साम्यवाद का समर्थक था। पूंजीवादी गुट ये तय करना चाहता था
कि पूंजीवाद भी विजयी विचारधारा है और जिस विचारधारा चाहे पूंजीवाद हो चाहे साम्यवाद, जिस विचारधारा की जीत होगी, जो विचारधारा बनी रहेगी वही पा सकती है। तो यहाँ पर यह आपके पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था और जो सोवियत संघ है वो आपके साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। एक बार हमने तो शीत युद्ध में बात करा था कैसे शुरू हुआ, माने इसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा इन देशों के बारे में बता दूं। ये मानचित्र आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। आप ये जानते हैं जो वो पढ़ी आपने, इसमें आपकी ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये इधर वाला आपकी दक्षिण अमेरिका है, ये आपके अफ्रीका है, ये आपकी एशिया है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपकी यूरोप, इस महाद्वीप में चले तो ये आपका ये इधर वाला पश्चिमी यूरोप हो गया, ये इधर वाला आपके पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, ये पूर्वी यूरोप, ये इधर वाला पश्चिमी यूरोप। शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में ये आपके पश्चिमी यूरोप के देश थे। 1776 में सोवियत संघ आपके संयुक्त राज्य अमेरिका 1776 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपके स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होने के बाद में यहाँ के जो देश थे अमेरिका के ये स्वतंत्र हुए और इसके बाद में उन्होंने यूरोपीय शक्तियों द्वारा पुनर्आक्रमण करने और इनको पुनः जो आपके अपने अधीन करने या गुलाम बनाने की जो शंकाएं देशों को थी, इन शंकाओं के कारण यहाँ के जो स्वतंत्र देश थे उन्होंने एक संघ बनाया और संघ बना करके संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। तो 1976 में ये यूरोप आपके उत्तरी अमेरिका के देश स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद में उन्होंने संघ बनाया और संघ बना करके 50 देशों का समूह हुआ। फिर यहाँ पर 50 देशों में मिल करके और अपना संघ बना लिया कि 50 देशों और द्वीप के जो आपके शासित प्रदेश है उन प्रदेशों को मिला करके संयुक्त राज्य अमेरिका बना। इसका जो संविधान है वो आपके 1782 में लागू हुआ था, जिसमें 11 राज्य यहाँ के 11 राज्यों में मिल करके इसको स्वीकृति दी थी, स्वीकार किया था। बाद में धीरे धीरे और राज्य मिल गए और इस प्रकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में 50 राज्यों और उनके कुछ द्वीपीय देशों का समूह है। तो हमें राजनीतिक विज्ञान की बुक में हम केवल संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, केवल अमेरिका ही नहीं और अमेरिका शब्द का मतलब ये रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पर महाद्वीप से नहीं रहेगा कि उत्तरी अमेरिका है क्या दक्षिण अमेरिका, नहीं, यहाँ पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका को उस रूप में केवल अमेरिका ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान में 1945 के बाद में 1945 के बाद में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में कौन कौन से थे? ब्रिटेन था, आपके बेल्जियम था और फ्रांस था और आपके पश्चिमी जर्मनी था, इटली। ये सब देश जो आपके क्या थे? अमेरिका के संगठन में थे। जो आपके जर्मनी और इटली यहाँ पर दूरी राष्ट्र थे, लेकिन 1945 के बाद में इनकी हार होने के बाद में इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया और ये सोवियत आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करने वाले बन गए। तो ये खेमा जो है, खेमा गुट, ये आपके पूंजीवादी गुट है। कौन सा था? पूंजीवादी। इसे हम प्रथम दुनिया कहते हैं। कौन सी दुनिया है? प्रथम दुनिया है। संयुक्त राज्य शीतकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में सम्मिलित जो देश थे वो प्रथम दुनिया के देश कहलाते हैं, या यूं कह सकते हैं पूंजीवादी समूह के देश प्रथम दुनिया कहलाते हैं।
या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका खेमे के देश आपके खत्म दुनिया में आते हैं और ये किसका समर्थन कर रहा था, कौन सी विचारधारा थी, ये विचारधारा आपके पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। इधर देखना आप दूसरा सोवियत संघ, पोलैंड है, पश्चिमी जर्मनी है, चेकोस्लोवाकिया है, आपके इधर के जो आपके अन्य जो देश बच गए इसके और है माने ये सारे देश चीन वगैरह ये सब जो देश थी इधर पूर्वी यूरोप के वो आपके सोवियत संघ के घेरे में थे। कौन से घेरे में, सोवियत संघ के घेरे में थे। इसकी विचारधारा क्या थी आपके, इसकी विचारधारा थी आपके साम्यवाद। क्या थी, साम्यवाद। अब एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ पर है पूंजीवाद। आप सोचिए पूंजीवादी को क्या, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, पूंजीवादी एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है राजनीतिक विज्ञान की। पूंजीवाद एक राजनीतिक विज्ञान की विचारधारा है जिसका अर्थ होता है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर यदि निजी स्वामित्व होता है तो ऐसी व्यवस्था को हम पूंजीवाद कहते हैं। ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वामित्व होता है, उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। अर्थात इस व्यवस्था में लोग या व्यक्ति अपने उद्योग व्यवसाय आदि के बारे में कह सकता है कि मेरा है, ये मेरा है, ये धारणा होती है, ये तेरा, ये मेरा, ये धारणा वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपके उस व्यवस्था को पूंजीवादी कहा जाता है। दूसरी ओर है साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवाद इसका अर्थ होता है, साम्यवाद का मतलब होता है कि वह आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, यानी सरकार का स्वामित्व होता है, जनता का या निजी व्यक्ति का कोई स्वामित्व नहीं होता है। इसमें कोई भी वस्तु उत्पादन का साधन है या वितरण का साधन है अपना नहीं होता है कि ये मेरा है, नहीं, वो सार्वजनिक है, सबका है, सबका पाया जाता है। तो ये आपके इस विचारधारा का जो नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ वाली जो विचारधारा वाला जो सबूत था ये है वो दूसरी दुनिया कराता है। दूसरी दुनिया, प्रथम दुनिया अमेरिकी के देश, दूसरी दुनिया सोवियत संघ के समूह के या खेमे के देश जो साम्यवादी विचारधारा का जो आपके समर्थन करते थे, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने वाले थे, या साम्यवाद यहाँ का विचार साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवाद, तो ये साम्यवाद का समर्थक देश थे। साम्यवाद का समर्थन करने वाले देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा गया। फिर आती है तीसरी दुनिया। तो देखो आपके ऐसे देश जो 1945 के बाद आजाद हुए, 1945 के बाद यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, देश या आपके किस में आते हैं, तीसरी दुनिया में आते हैं। तीसरी दुनिया जिसमें आपके उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया के जो आपके देश है जो 1945 के बाद में जो है आपके स्वतंत्र हुए, वो देश आपके तीसरी दुनिया में आते हैं। ये पिछड़े हुए देश है, ऐसे देश है जिन्होंने जो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास है, विकासशील है या पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है ये, और ये आपके विकसित देशों में आते हैं। इस प्रकार दुनिया जो आपके शीत युद्ध के समय में तीन समूह में बटी हुई थी। पहली दुनिया प्रथम दुनिया पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी आपके साम्यवादी विचारधारा जिसमें आपके पूर्व यूरोप के देश आते थे, तीसरी जो आपके दुनिया में आपके 1945 के बाद में स्वतंत्र हुए देश आते हैं जिनमें आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आपके एशिया के नव स्वतंत्र देश जो 1945 के बाद में स्वतंत्र हुए। इस प्रकार जो आपके ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र से आप हर समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शीत युद्ध के दौर में किन-किन महाशक्तियों के बीच में युद्ध हुआ या शीत युद्ध किन-किन महाशक्तियों के बीच में संघर्ष था। ये एक तरह से आपके विचारधाराओं का संघर्ष था, कोई सापेक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं था।
कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो, ऐसा कोई युद्ध नहीं था। ये केवल एक विचार युद्ध था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अपने को महाशक्ति बनाना की होड़ थी, तो इधर जो आपके सोवियत संघ, ये एक ऐसा जो आपके दौर था जिसमें दोनों महाशक्तियां हथियारों की होड़ में लगी हुई थी और हथियारों के बल पर अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहती थी। हालांकि देखो इस दौर में अनेक युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण करने से टकराती मतलब तटस्थ रहती रही, यानी कि अलग होती रही, या ये सोचती रही कि आक्रमण नहीं किया जाए, आक्रमण से बचती रही। दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे पर आक्रमण करने से बचती रही। क्यों? क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां ये जानती थी कि अगर युद्ध हुआ तो उससे पराजित राष्ट्र को तो हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन विजेता राष्ट्र को भी हानि उठानी पड़ेगी। और इसी सिद्धांत को अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। कैसे? कि अमेरिका ये सोच रहा था कि अगर मैं सोवियत संघ पर आक्रमण करूंगा तो मेरे पास परमाणु शक्ति है, आणविक हथियार है, उससे हो सकता है कि मैं सोवियत संघ को हरा दूं। लेकिन दूसरी ओर सोवियत संघ के पास भी आणविक हथियार है, इसलिए सोवियत संघ ने अगर अपने आणविक हथियारों का प्रयोग किया और मेरे क्षेत्रों पर आणविक हथियार गिराए तो मेरे को हानि अवश्य उठानी पड़ेगी, चाहे मैं पराजित नहीं रहूं, लेकिन हानि तो उठानी ही पड़ेगी। ये शंका अमेरिका में बनी हुई थी। ऐसी ही शंका सोवियत संघ में बनी हुई थी। सोवियत संघ ये सोच रहा था कि अगर हमने अमेरिका पर आक्रमण कर दिया, हम जीत भी गए, विजेता भी हो गए, तो भी अमेरिका द्वारा गिराए गए जो आणविक हथियार है उनसे हमारे को हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए दोनों ही देश इस शीत युद्ध के दौर में जो है एक दूसरे के कटु आलोचक थे, एक दूसरे की विचारधारा का विरोध कर रहे थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए थे। लेकिन दोनों ही जो आपके आमने सामने युद्ध करने से बच रहे थे। इन बातों को आपको क्या करना है, समझना है, और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, दृष्टिपटल तो होना चाहिए। जब इस चीज की बात आए तो किन किन के बीच में, यानी राजनीति विज्ञान की इस पुस्तक में आप इन चीजों को दृष्टिपटल पर रखोगे तो आगे की जो बुक है, आगे की जो भाग है, वो आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि सोवियत आपके संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी युग था, प्रथम दुनिया थी और इसकी विचारधारा भी पूंजीवादी थी। दूसरा मुल्क जो आपके सोवियत संघ है, ये यूरोपवादी का देश था, साम्यवादी विचारधारा थी इसकी, इसे दूसरी दुनिया कहते हैं। और बाकी बचे हुए दो इन दोनों मुल्कों के अलावा बचे हुए देश रह गए, उनको हम तीसरी दुनिया में शामिल करते हैं। आपके पूर्वी यूरोप के देश अमेरिकी रूप में आते थे, आपके पूर्वी पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी यूरोप के देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में आते थे, और पूर्वी यूरोप के जो देश है वो आपके सोवियत संघ के खेमे में आते थे। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे का हम कल देखेंगे।